अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मेरा नाम शाजिया है। घर पर मेरी शादी की तैयारियां ज़ोरों शोर से हो रही थी। मैं बहुत खुश थी। मेरे मंगेतर का नाम रज़ा था और वो हमारे गांव के ज़मींदार के यहाँ नौकरी करता था। हमारा रिश्ता भी गांव के ज़मींदार ने ही करवाया था। वो बहुत दौलतमंद और नेक आदमी थे। मेरी दोस्तें मुझे रज़ा के नाम से छेड़ती थी। मैं रज़ा को पहले से नहीं जानते थे। वो मेरे पापा के दोस्त का बेटा था। शादी के दिन जब बारात लेकर आने का शोर कानों में पड़ा तो मैं और ज़्यादा खुश हो गई थी। मैं अपने गांव की सबसे होनहार और पढ़ी लिखी लड़की थी। पूरे गांव में इंटर पास करने वाली मैं पहली लड़की थी। मेरे पापा के साथ थे लेकिन मुझे पढ़ने का बहुत शौक था। 5वीं क्लास के बाद गांव में कोई स्कूल नहीं था, इसीलिए मैंने पापा से जिद की कि मुझे आगे पढ़ने थे। पहले तो पापा नहीं माने, लेकिन मैंने खाना छोड़ दिया, जिससे उन्हें मेरे आगे झुकना पड़ा। पापा को डर था कि ज़्यादा पढ़ लिख कर मैं बदल न जाऊं और उनकी बात न सुनूं। लेकिन मैंने उनसे वादा किया कि जहां वो चाहेंगे वहीं शादी करूंगी। इसीलिए मैं खुशी खुशी उनकी शर्त मान गई। गांव के पास कोई स्कूल नहीं था, तो मुझे शहर भेजा गया और मैं वहां हॉस्टल में रहने लगी। जब भी मैं घर आती गांव के लोग पापा को ताने मारते कि मैं पढ़ लिख कर उनकी नाक कटवा रही हूँ, लेकिन पापा को मुझ पर पूरा भरोसा था। जैसे ही मैंने इंटर पास की, पापा ने मेरी शादी का फैसला कर लिया। जब पापा ने मुझसे कहा कि 2 हफ्ते बाद मेरी शादी है, तो मैं दंग रह गई। लेकिन मैंने पापा से किए वादे के बाद शादी के लिए रजामंदी जाहिर कर दी। मैंने रजा को एक बार भी देखने की मांग नहीं की। पापा को डर था कि मैं मना कर दूंगी, लेकिन मेरी रजामंदी देखकर वो बहुत खुश हुए। मैंने शहर में पढ़ाई करते वक्त कभी किसी लड़के से दिल नहीं लगाया था। मैं सिर्फ अपनी पढ़ाई पर तवज्जो देती थी। शादी के दिन पापा बहुत बेचैन थे। गांव के लोग मेरी पढ़ाई के खिलाफ थे और मुझे हॉस्टल में रहने की वजह से तरह तरह की बातें सुननी पड़ती थी। शादी से पहले मेरी मम्मी मेरे कमरे में आई और मुझसे ऐसा सवाल पूछा जिसने मुझे हैरत में डाल दिया। मम्मी ने मुझसे कहा कि शहर के हॉस्टल में रहकर आई हो, बड़े स्कूल जाती थी, मुझे बता दो अपने बाप की इज्जत खराब तो नहीं कराई हो। उन्होंने मुझसे कहा कि रजा कहता है कि शादी से पहले मुझे अपनी पाकीज़गी साबित करनी होगी। ये सुनकर मैं हैरान रह गई। मैंने कहा, मम्मी ये तो फजूल की बात है, मैं कैसे साबित कर सकती हूँ। मम्मी ने कहा, रजा कहता है कि अगर तुम बाबा जी के आस्थाने में बनी झोंपड़ी में 5 दिन गुजारो और सही सलामत बाहर आ जाओ, तभी वो शादी करेगा। मैं पढ़ी लिखी थी, इसीलिए कहानी मेरी समझ में नहीं आ रही थी। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि एक बंद कमरा किसी लड़की के किरदार का फैसला करे। हमारे गांव में जिस लड़की के किरदार पर शक होता उसे उस कमरे में बंद कर दिया जाता। अगर वो 5 दिन बाद कमरे से बाहर आ जाती तो उसे पाक समझा जाता, और अगर गायब हो जाती तो उसे बद किरदार समझा जाता। ये कहा जाता था कि शैतान उसे अपने साथ लेके आए। मैं यही सोच रही थी कि आजकल के दौर में गांव के लोग किसी लड़की के किरदार का फैसला इस तरह की बेबुनियाद बातों से कैसे कर सकते थे। मैं भला क्यों किसी जंगल में बने आस्थाने के एक छोटे से कमरे में बंद हो जाऊं। मैं पाक होने का तो मुझसे बेहतर और कोई नहीं जान सकता। मेरी मम्मी पापा और गांव वाले और पंचायत के लोग भी वहां पर मौजूद थे। मैंने कहा, मैं ऐसी कोई बात मंजूर नहीं है। मेरी बात सुनकर मेरी होने वाली सास भड़क उठी और कहने लगी, इसका मतलब है कि इस लड़की के दिल में चोर है, तभी ये बात से मना कर रही है। अगर तुमने बात नहीं मानी तो हम बारात वापस ले जाएंगे। मेरे पापा ये सुनकर लड़के वालों के सामने हाथ जोड़ने लगे कि बारात वापस ना लेकर जाए। मेरी मम्मी मेरे पास आ गई और कहने लगी, तुम क्यों जिद कर रही हो? अगर तुम पाक हो तो उनकी बात मान क्यों नहीं जाती? मेरी मम्मी पापा बुरी तरह से रो रहे थे। मैंने अपनी होने वाली सास से कहा कि अगर आप लोगों को यकीन नहीं है तो किसी अस्पताल ले जाकर बड़ा मेडिकल चेकअप करवा लो, आपको यकीन आ जाएगा। अब तो तरक्की हो चुकी है, डॉक्टर आपको सब कुछ सच सच बता देगा। खुदा के लिए इस बेबुनियाद रस्म पर यकीन ना करें और बेगुनाह लड़कियों को ऐसे वीराने में कैद ना करें। मगर किसी ने भी मेरी एक ना सुनी। पापा तो जैसे किसी बेजान लाश की तरह हो गए थे। मम्मी का भी रो रो कर बुरा हाल था, जिसे मैं वाकई अपना मुंह काला करके आई। मुझ पर लोगों ने बहुत इल्जाम लगाए। मेरे पापा से कहने लगे, तुझे समझाया था ना कि बेटी को बाहर पढ़ने मत भेज, अब अंजाम देख ले। लेकिन तुमने किसी की ना सुनी।
अब अपनी इज्जत अच्छी तरह देख ली। मैं अपने पापा के सामने बैठकर रो रही थी, बिलख रही थी कि पापा, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। बेशक मेरा मेडिकल चेकअप करवा लीजिए। मगर सब लोगों को तो बस उसी आस्ताने पर यकीन था जिसके झूठे होने की कसम मैं खा सकती थी। भला मेरे बारे में मुझसे बेहतर कौन जान सकता है? मेरा बार बार सबके सामने वहां जाने से मना करना मेरा बद किरदार ही नहीं होना साबित कर रहा था, और मेरा मर जाना ही सबको यकीन दिलाने का वाहिद रास्ता था। लेकिन ऐसे किसी आस्थाने के कमरे में मैं अपने आप को 5 दिन के लिए बंद कैसे कर सकती थी, जहाँ कोई आता जाता भी नहीं था? मगर अपने माँ बाप के आंसू देखकर मैं बेबस हो गई। फिर पंचायत बैठी और उन्होंने फैसला किया कि मुझे जंगल में 5 दिन रहना पड़ेगा। पंचायत ने भी मेरी एक न सुनी। मैंने भी अपने माँ बाप की खातिर उनका ये फैसला कबूल कर लिया। मैंने दुल्हन का जोड़ा बदला और सीधे कपड़े पहने वहां जाने के लिए तैयार हो गई। लेकिन मुझे बहुत ही अफसोस हो रहा था कि रज़ा ऐसी झूठी और जाहिलाना सोच रखता है। मुझे उसकी सोच पर तरस आ रहा था। फिर मैं कुछ गांव के बड़े लोगों और अपने पापा के साथ वहां के लिए चल पड़ी, और उस छोटे से कमरे में मुझे बंद कर दिया गया। वहां कहीं से रोशनी की एक किरण भी नहीं आ रही थी। उस कमरे में बस एक चारपाई थी जिस पर मैं बेबसी से लेटी हुई आंसू बहा रही थी। न जाने कैसी अंधेरी नगरी थी। बचपन से मैं इस चाहलाना रिवाज को होते हुए देख रही थी। जंगल के बीचों बीच आस्थाने के कोने में एक कमरा बना हुआ था जहाँ मासूम लड़कियों को कैद कर दिया जाता था, और 5 दिन के खाने पीने का सारा सामान वहीं रख दिया जाता था, क्योंकि कमरे के बाहर ताला डाल दिया जाता था और 5 दिन से पहले वहां कोई आता जाता नहीं था। मुझे नहीं मालूम था कि रजा को मुझ पर शक क्यों हुआ। कमरा बिल्कुल बंद था। वहां एक लाइट तक भी मौजूद नहीं थी जिससे वक्त का पता चल सके। बस एक पंखा चल रहा था। जंगल के पास बिल्कुल सुनसान जगह थी जहाँ कई जानवर आकर दरवाजा तोड़कर मुझ पर किसी भी वक्त हमला कर सकते थे। इसी खौफ ने मेरे दिल को दहला कर रख दिया था। मैं चारपाई पर बैठ गई, लेकिन कमरे का दरवाजा लोहे का था। मैं जैसी पतली दुबली लड़की उसे खोल नहीं सकती थी। मैंने खाने की टोकरी से कपड़ा हटाया तो उसमें बस थोड़े से फल के सिवा और कुछ भी नहीं था। कमरे में पंखे का कोई बटन मौजूद नहीं था, ना ही कोई बल्ब लगाया गया था। वहाँ एक बाथरूम था जिसमें भी अंधेरा था। मैंने पूरे कमरे की अच्छी तरह से तलाशी ली, लेकिन मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। मैं बेबसी से दोबारा चारपाई पर बैठ गई। अभी कुछ ही वक्त गुजरा था कि मुझे किसी के आने की आहट होने लगी। मेरा डर से दिल धड़कने लगा। बाहर कुछ जंगली जानवरों की आवाजें आने लगी और उस पर वही हुआ कि बिजली भी चमकने लगी। बिजली की रोशनी तो कमरे में नहीं आ सकती थी, लेकिन उसकी आवाज से मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। फिर वहां तेज बारिश होने लगी। मैं चारपाई पर बैठकर रोने लगी। मुझे अपनी कजन का गुस्सा याद आने लगा। जब मैंने होश संभाला था तो पहली बार मेरे घर में मेरे बड़े पापा की बेटी की शादी थी, और वो भी ऐसे ही रोक दी गई थी। मेरी कज़न जब दूसरे गांव से अपने माँ के घर चंद दिन रहकर वापस लौटी तो उसके मंगेतर ने भी यही बात कही थी कि उसे अपनी कंवारी होने का सबूत देना होगा। सबसे पहले तो मेरी कज़न पर बहुत सारे इल्ज़ामात लगाए गए। इस पर दूसरे लड़कों के साथ ताल्लुकात बनाने का इल्ज़ाम लगाया गया। वो बेचारी रोती रही कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन किसी ने भी उसकी एक ना सुनी। सबको बस इस कमरे पर यकीन था। सब यही कहते थे कि ये पाक आस्ताना है और पाक औरतों के बारे में हकीकत बता देता है। मुझे ये बात आज तक समझ नहीं आई थी, लेकिन मेरी कज़न को कमरे में बंद कर दिया गया और वहाँ ताला लगा दिया गया, और पूरे 5 दिन में उसके कवारी होने का सबूत मिल जाएगा। तो वहाँ एक छोटी सी जगह थी जहाँ कुछ बाबा जी चिल्ला काटते थे। पूरे गांव में किसी ने भी उन्हें कभी नहीं देखा था। सब कहते थे कि सुना है कि यहाँ एक बहुत बड़े बाबा रहा करते थे इस झोंपड़ी में, और औरत के बारे में सब कुछ सच सच बता दिया करते थे। ये आस्थान उस झोंपड़ी के पास के जिम्मेदार ने बनवाया था। 5 दिन मुकम्मल होने के बाद जब मेरी कज़न कमरे से बाहर निकली तो उसका रंग पीला पड़ चुका था। हालांकि वो बहुत खूबसूरत थी, कमजोरी की वजह से वो ठीक से चल भी नहीं पा रही थी। उसने अपने मुंह से एक लफ्ज़ भी नहीं बोला। अब शादी की तारीख रखती गई, मगर शादी से कुछ दिन पहले वो मर गई। मरते वक्त उसका चेहरा बिल्कुल नीला पड़ चुका था। पूरा गांव कह रहा था कि उसने जहर खा लिया है। मैं उस वक्त सिर्फ 10 साल की थी। मुझे अपनी कज़न से बहुत लगाव था। उसके मरने पर भी मैं बहुत रोई थी। आज मेरे साथ वही सब दोहराया जा रहा था।
ये सब कुछ सोचकर मैं परेशान हो गई, लेकिन रोने से कोई फ़ायदा नहीं था। मैं खुदा से दुआ करने बैठी, फिर वॉशरूम में चली गई। अभी हाथ मुँह धो रही थी कि वॉशरूम के अंदर से खिड़की खुली। मुझे बड़ी हैरानी हुई, क्योंकि कमरे में कोई खिड़की मौजूद नहीं थी, तो वाक़ई ये खिड़की कैसे हो सकती है? लेकिन जैसे ही मैंने उस खिड़की से बाहर आने वाले हाथ को देखा तो मेरी जान निकल गई। खिड़की पर एक मर्दाना हाथ देखकर मैं डर से पीली पड़ गई। मैं जल्दी से बाहर निकल गई, दरवाज़ा बंद करके कुंडी लगा ली। फिर सोचने लगी कि ये क्या माजरा है। इस कमरे के इर्द गिर्द तो कोई आता जाता ही नहीं, फिर वॉशरूम में कोई खिड़की कैसे हो सकती है? देखने पर वहाँ भी दीवार ही नजर आ रही थी, पर ये खिड़की कहाँ से आ गई? जब मैं वहाँ से बाहर निकली और दरवाज़ा बंद कर दिया, कुछ देर तक वहाँ दरवाज़ा पीटने की आवाज़ आती रही। उसी वक्त मेरे हाथ और पाँव डर से कांप रहे थे। मुझे लग रहा था कि मेरा दिल भी फेल हो जाएगा। लेकिन वॉशरूम का दरवाज़ा लोहे का था, जो इतनी आसानी से खुलने वाला नहीं था। मैं डर के मारे कमरे के कोने में बैठ ऐसा नहीं खुला। मुझे किसी की आवाज़ सुनाई नहीं दी, बस दरवाज़ा ही ठक ठक होता रहा। कुछ देर बाद आवाज़ आना बंद हो गई। वो कौन था? क्या कोई जानवर था? क्योंकि उसके हाथ पर बेतहाशा बाल थे। जानवरों को सोचकर ही मेरी जान निकलने लगी। जंगल के कमरे में खतरनाक जानवरों का होना कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन नींद भी ऐसी चीज़ है जो हर हाल में आ ही जाती है। रोते रोते कब मेरी आंख लग गई, मुझे पता ही नहीं चला। सब उठकर जब मुझे रात का ख्याल आया तो मैं फिर से डरने लगी। पूरा दिन डरते डरते निकल गया। भूख से जब मैं बेहोश होने लगी तो मैंने थोड़े से फल खाए। फिर मैंने हिम्मत की और वॉशरूम में गई। मैं हैरत में पड़ गई, वहाँ तो कोई खिड़की ही नहीं थी, बस एक दीवार थी। मैं इस कदर घबराई हुई थी कि जल्दी से वापस कमरे में आ गई। मैं सोच रही थी कि खिड़की कहाँ चली गई। रात को वहाँ से हाथ आया था। रात को फिर से दरवाज़ा बजने लगा और मैं फिर से चौंक उठी कि कोई अंदर कैसे आ सकता है, ये क्या माजरा है। और ये कौन था जो रात को वॉशरूम में आकर कमरे का दरवाज़ा बजाने लगता था, जैसे दरवाज़ा तोड़ ही देगा। लेकिन दरवाज़ा बहुत मजबूत था, आसानी से खुलने वाला नहीं था। मैंने दरवाज़ा नहीं खोला और ना ही कोई आवाज़ की, जैसे मैं कमरे में मौजूद ही नहीं। ये मेरी दूसरी रात थी। आधी रात को न जाने कौन आकर दरवाज़ा पीटता था। पूरे दिन वहाँ से कोई आवाज़ नहीं आती थी। अगले सुबह मैंने सोच लिया कि वॉशरूम में जाकर अच्छी तरह जांच पड़ताल करूंगी। सुबह होते ही मैंने अच्छी तरह वॉशरूम की पड़ताल शुरू कर दी। जिस जगह से खिड़की खुली थी वो दिन में देखने पर दीवार जैसी लगती थी। जब मैंने ठीक से देखा तो वो सिर्फ दिखने में ही दीवार जैसी थी, वो लकड़ी की बनी हुई थी। मैंने इस बार उसकी तरफ धक्का दिया, लेकिन वो नहीं खुली। थोड़ी देर मेहनत करने के बाद वो खुल गई। मैंने बाहर जानकर देखा तो वहाँ एक कमरा बना हुआ था और उसके अंदर जाकर देखा तो वहाँ एक सुरंग मिली, जो पता नहीं कहाँ जा रही थी। बहुत अंधेरा था, मुझे बहुत डर लग रहा था, लेकिन उस खिड़की के जरिए मैं उस सुरंग में उतर गई। मुझे उम्मीद थी कि शायद मैं यहाँ से बाहर निकल सकूं। मैं डरते डरते आगे बढ़ने लगी। थोड़ी देर चलकर मुझे रोशनी दिखाई देने लगी। वहां पहुंचकर देखा तो वो लाइट का बटन था, जिसे दबाने से पूरी सुरंग में रोशनी हो गई। वहां ऊपर की तरफ सीढ़ियां जा रही थी। जब मैं उन सीढ़ियों पर चढ़ी तो वहां का दरवाज़ा खोलने की कोशिश की तो वो नहीं खुला। बहुत देर मेहनत करने के बाद दरवाज़ा खुला। वो आस्थाने का कमरा था। जब मैं उस कमरे में पहुंची तो मैं दंग रह गई कि मैं तो आस्थाने के अंदर पहुंच गई। उस कमरे में कोई भी मौजूद नहीं था। मैं भी वहां पहुंचते पहुंचते जब थक गई। मैं हैरान थी कि ऐसा कैसे हो सकता है। इस कमरे से आस्थाने तक की सुरंग क्यों बनाई गई है और किसने बनाई है? फिर मुझे किसी के आने की आहट महसूस हुई। मैं जल्दी से उस सुरंग को बंद किया और वहाँ छुप गई। फिर मुझे लगा कि ये लोग मुझे देख लेंगे और मेरी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। जैसे ही मैंने 3 लोगों को अंदर आते देखा तो उन्हें देखकर मेरी जान निकल गई। जब तक वहाँ मौजूद रहे मैं बड़ी खामोशी से वहाँ पर छुपी रही और उनके जाने का इंतज़ार करने लगी। फिर वो लोग अपना काम करके वहाँ से चले गए। उस कमरे में कोई भी फालतू आदमी नहीं आ सकता था। जो लोग आसानी में काम करते थे वही लोग यहाँ आ सकते थे। मैं बहुत डरी हुई थी, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। फिर मैंने सोचा कि रात होने का इंतज़ार करती हूँ और देखती हूँ कि कौन है जो आकर दरवाज़ा बजाता है। यही एक अच्छा मौका था जब मैं ये सब कुछ जान सकती थी, क्योंकि बाहर तो मैं यहाँ से नहीं निकल सकती थी, क्योंकि दरवाजे पर ताला लगा हुआ था। थोड़ी देर बाद मुझे एक आदमी नजर आया। वो जिम्मेदार था और साथ में पंचायती भी था। वो बहुत नरम दिल वाला आदमी था, लोगों की मदद करता था, यहाँ तक कि गांव के घरों में जाकर ज़रूरतमंदों को चुपचाप पैसों की मदद भी करता था।
किसी लड़की की शादी हो तो शादी का पूरा खर्च भी खुद ही उठा लेता था, ये कहकर कि ये सब मेरी ही बेटियां हैं। इसीलिए गांव की कोई भी लड़की उससे पर्दा नहीं करती थी, क्योंकि वो हमारे दादाजी की उम्र के थे। पूरे गांव में उनकी बहुत इज्जत थी। पूरे गांव के लोग उन्हें अपना बाप मानते थे। उनके बड़े से महल में कई बार मैं जा चुकी थी। उनकी पोती मेरी क्लास में पढ़ती थी, मेरे साथ ही हॉस्टल में भी रहती थी, लेकिन वो अमीर थे इसीलिए हॉस्टल का कमरा उसकी हैसियत के बराबर ही था। मैं गरीब किसान की बेटी थी, इसीलिए एक छोटे से कमरे में रहती थी। मगर उस लड़की में घमंड नाम की कोई चीज़ नहीं थी। जब भी मुझे गांव जाना होता वो मुझे अपने साथ अपनी गाड़ी में ही लेकर आती थी। गांव पहुंचकर मुझे मेरे घर छोड़ देती थी, लेकिन मैं मना कर देती थी। कहती थी मेरे पापा मुझे लेने आएंगे, इनके साथ ही जाऊंगी। मेरी बात सुनकर जिम्मेदार साहब कहते कि बेटा तुम हमारे साथ चलो, मैं तुम्हारे पापा से कह दूंगा कि तुम मेरे साथ आई हो। वो अपनी गाड़ी में ड्राइवर के मुझे मेरे घर छोड़ देते थे। मैं ये सोचकर खुश हो रही थी कि मेरे मसीहा मेरे सामने खड़े हैं जो मुझे बचा लेंगे और मेरी बात ज़रूर समझेंगे, क्योंकि मैं उस कमरे से भाग कर निकल गई। लेकिन मामला उलट था। जिम्मेदार साहब तो अपने दो नौकरों के साथ सुरंग के दरवाजे पर खड़े थे, पर दूसरे ने दरवाज़ा खोला और वो सुरंग में चले गए और ये कहते हुए गए कि अगर आज उस लड़की ने दरवाज़ा नहीं खोला तो दरवाजे को तोड़ देना। ये सुनकर मेरे होश उड़ गए। वो इंसान सूरत में किसी दरिंदे से कम नहीं था। मेरा दिल घबरा रहा था कि मुझे कमरे में ना पाकर वो समझ जाएंगे कि मैं यहाँ से भाग निकले हूँ, और अगर उन लोगों ने मुझे ढूंढ लिया तो मैं जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मुझे जल्द से जल्द इस कमरे से निकलना था, लेकिन कैसे? जैसे ही वो तीनों अंदर गए मैं बगैर सोचे समझे उस दरवाजे से निकली और दरवाजे को ताला लगा दिया। चाबी भी अपने साथ रख ली और सबकी नज़रों से बचते हुए बाहर निकल गई। जमीन गीले होने के सबब मुझे चोट नहीं आई। वहां से निकलते ही मैं आधी दूर तक गई और भागती चली गई। मुझे नहीं पता था कि मेरा क्या अंजाम होगा, लेकिन मुझे अपनी इज्जत बचानी थी और गांव वालों के सामने सास्तानी की सच्चाई भी बेनकाब करनी थी। मेरी कजिन के साथ क्या हुआ होगा, अब मुझे सब समझ आ गया था। वो क्यों मर गई थी? यकीनन उसने जहर खाकर अपनी जान दी होगी, क्योंकि उस आदमी ने उसे अपनी दरिंदगी का शिकार बनाया होगा। ये सारा खेल इसी जिम्मेदार का रचाया हुआ था, क्योंकि रजा इसी के पास नौकरी करता था। इसीलिए उसके दिमाग में भी शक का बीज इसी ने डाला होगा। भोले भाले गांव वालों को बेवकूफ़ बनाकर उनकी खूबसूरत लड़कियों को ऐसे ही आस्ताने में जाने पर मजबूर कर देता था। मेरी शादी का आखिरी फैसला पंचायत ने किया था। दिन में गांव के लोगों के सामने उनका हमदर्द बनकर रहता और उनके घरों में आकर उनकी बेटियों को देखता और उनमें से जो भी पसंद आती उस पर इल्ज़ाम लगाकर उसे कमरे में बंद कर देता और अपनी हवस का शिकार बनाता। मैं भाग भाग कर थक चुकी थी। तब अचानक एक मोटरसाइकिल की चमक मेरी आंखों में पड़ी। उसे देखकर मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। मोटरसाइकिल मेरे सामने आके रुकी तो मैं गिर कर बेहोश हो गई। जब मुझे होश आया तो मैं अपने बड़े पापा के घर पर थी। जो आदमी मेरे सामने खड़ा था वो मेरे पापा का बड़ा भाई था। फिर उन्होंने पूछा, बेटी तुम यहाँ कैसे पहुँची? मैं बहुत रोने लगी, डरते डरते उन्हें सारी बात बताने लगी। मैंने उन्हें बताया कि जिम्मेदार ने मेरे साथ गलत काम करने की कोशिश की थी। बड़े पापा ने कहा, बेटी अब मैं तेरे साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगा। तुम यहीं पर छुपी रहो और किसी को भी अपने यहाँ होने का पता मत चलने देना। अब हम उस जिम्मेदार की सच्चाई सबके सामने लाएंगे और उसे सजा दिलवाएंगे। मेरे पापा भी बहुत परेशान थे और मेरी माँ ने कहा कि जाओ बेटी की खबर लेकर आओ। फिर वो दोनों आस्थाने की तरफ चल दिए, बगैर किसी की नज़रों में आए झोंपड़ी तक पहुंचे और वहां जाकर मुझे आवाज़ देने लगे। उस वक्त जिम्मेदार अपने दोनों नौकरों के साथ वहां मौजूद था। उसने कहा, आपकी बेटी को शैतान ले गया। आस्थाने के सब लोग इकट्ठे हो गए और पापा से कहने लगे, देखा बेटी को बाहर भेजने का नतीजा। पापा रो रहे थे और कह रहे थे कि मेरी बेटी की कोई आवाज़ नहीं आ रही है। दरवाजे को खोलो और देखो कि मेरी बेटी का क्या हाल है। जब दरवाज़ा खुला तो वो लोग दीवार टूटी हुई देखकर हैरान रह गए। जिम्मेदार पहले ही वहां से भाग चुका था, लेकिन बूढ़ा होने की वजह से वो पूरी तरह से सुरंग पार नहीं कर पाया। लोगों ने उसे सुरंग में देखा और सवाल करने लगे, आप आप यहाँ क्या कर रहे हैं? ये देखकर लोग समझ गए कि वो शैतान नहीं था, ये सब जिम्मेदार का ही किया धरा था। पुलिस को बुलाकर पूरे मामले की तहकीक कराई गई और जिम्मेदार को पुलिस के हवाले कर दिया गया। यूं मेरी जान बच गई और रजा ने मुझसे माफ़ी मांगकर शादी कर ली।